बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अगर बेवकूफ़ों के सरों के ऊपर सींग होते ना, तो जो पाकिस्तान में डफ़र्स हैं ये 12 सींगे नहीं होते, बल्कि ये 18 सींगे होते। इनके ज़्यादा सींग होते। वजह यह है कि जैसी बेवकूफ़ी इन्होंने की है, उसके बाद इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू मैं 1, 2, 4 गुना नहीं कहूँगा, 10 गुना भी नहीं कहूँगा, इससे ज़्यादा वायरल हुआ। ये अगर आप एक स्क्रीनशॉट देखें तो इसमें दुनिया का वो कौन सा बड़ा न्यूज़पेपर है या दुनिया का कौन सा ऐसा खित्ता है जहाँ पे इस हवाले से खबर नहीं छपी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्काई स्पोर्ट्स को जो है वो प्रोटेस्ट किया, बल्कि ये भी कहा कि वो अपनी टीम को, यानी एक टीवी चैनल है वो इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू चला रहा है, तो जी हम क्रिकेट के मैच का बाइकआउट कर देंगे। व्हाट वाज दैट? यानी अगर पाकिस्तान में जियो स्पोर्ट्स या कोई और स्पोर्ट्स चैनल वो कोई चीज़ चलाता है, तो पाकिस्तान में आई हुई कोई क्रिकेट टीम है वो ये कह सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या सिस्टम को कि जनाब हम अब क्रिकेट मैच ही नहीं खेलेंगे क्योंकि आपके फ़लाने प्राइवेट चैनल ने ये चीज़ चलाई है। अगर कोई चीज़ की है स्काई स्पोर्ट्स ने तो वो उन्होंने की है ना, आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज़ादी इज़हार राय है यहाँ पे। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने, टेलीग्राफ ने, गार्डियन ने, BBC ने, स्काई स्पोर्ट्स ने, क्रिक इन्फो ने, रॉयटर्स ने, अल जजीरा ने, AP ने, डॉन ने, वाशिंगटन पोस्ट ने, अरब न्यूज़, NDTV, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, गल्फ न्यूज़ और पता नहीं कौन कौन से दुनिया के मेल ऑनलाइन बेशुमार हैं। चाइनीज़ में भी हैं, कुछ और फ्रेंच में भी हैं। तो अलग अलग अखबारात ने पूरी दुनिया के अंदर ये खबर छापी है। इतने बड़े पैमाने पर सुबकी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला था कि इमरान खान का चलने नहीं देना इंटरव्यू। जो पाकिस्तान थोड़ी है कि यहाँ पे आप इंटरव्यू रोक देंगे, आप चलता हुआ प्रोग्राम बंद करवा देंगे। पाकिस्तान थोड़ी है कि आप एक टेलीफोन करेंगे चैनल के मालिक को और वो अपने मुलाजिम एंकर को निकाल के बाहर कर देगा। ये पाकिस्तान थोड़ी है कि आप जब चाहेंगे किसी भी सहाफ़ी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे या उसे जबरी तौर पर लापता कर देंगे। पाकिस्तान नहीं है ये जनाब, बरतानिया है, यूरोप है, अमेरिका है, ये और तरह के मुल्क हैं। यहाँ पे सहाफ़ियों को काफ़ी छूट है। वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर लेते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद वो अमेरिका में फिर रहे होते हैं और वो उसके बाद यूरोप में फिर रहे होते हैं लोग। वो यहाँ पे किसी से कोई भी सवाल कर सकते हैं। वो एक बंदा चिपक गया था बरतानिया के आर्मी चीफ को, उसने जो दिल करता उसने सवाल किया, वो बेचारा जवाब दे रहा था और जवाब नहीं दे पा रहा था तो चुप करके निकल जाता है। यहाँ पे इस तरह चलता है भाई। इधर मीडिया आज़ाद है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया का गला घोंटा हुआ है। लेकिन जितना आप गला घोंटते हैं ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें घुटन के बाद खुलती हैं। अब लगभग साबिक कप्तान 23 हो गए हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है इमरान खान साहब के लिए कि उनके साथ जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की जा रही हैं वो ख़त्म की जाएँ। ग्रेग चैपल एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। फिर पैट कमिंस ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। मौजूदा जो प्लेयर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ जुल्म कर रही है। तो वो क्या कहते हैं ग्रेग चैपल, वो कहते हैं वो 3 साल से कहते तन्हाई में हैं, मुझे नहीं मालूम कि कोई इस हालत का कैसे मुकाबला कर सकता है। इमरान जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर उन तमाम खिलाड़ियों की तरह मजबूत हैं जिनके खिलाफ मैंने खेला, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कोई 3 साल तक मुकम्मल कैद तन्हाई को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मेरे ख्याल में उन्हें पढ़ने के लिए किताबों की इजाज़त नहीं है, उन्हें बस वहाँ खामोश बैठे रहना है। वो ज़्यादातर वक्त अंधेरे में रहते हैं जो आपकी ज़हनी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे जैसे आपकी ज़हनी सेहत मुतासिर होती है आपकी जिस्मानी सेहत भी बिगड़ने लगती है। मैं 6 साल पहले पाकिस्तान में उनसे मिला था और वो उस वक्त भी एक मजबूत और तवाना बुजुर्ग इंसान थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। इतलात के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बिनाई शदीद मुतासिर हो रही है। मैं अपने साबिक कप्तानों के पास वापस गया। हम 14 कप्तान थे जिन्होंने पहला खत लिखा। अब हमारे साथ 23 कप्तान हो चुके हैं जिनमें जनूबी अफ्रीका के कैप्टन का नाम उन्होंने लिखा कि वो भी हैं और यकीनन माइकल गेटिंग शामिल हैं। और इसके अलावा 2 दीगर अफराद ने भी इस हालिया खत की हमायत की है। लिहाजा इसका असल मकसद सिर्फ इस मामले को लोगों के जहनों में जिंदा रखना नहीं है। मेरे या हमारे नुक्ता नज़र से ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। किसी भी इंसान को ऐसे हालात में नहीं रखना चाहिए। ये ग्रेट क्रिकेटर्स हैं पूरी दुनिया में जो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जावेद मियांदाद साहब, आप सारे उन्हें जानते हैं। मैंने जावेद मियांदाद साहब का एक क्लिप सुना, ये ज़रा आप थोड़ा सा सुने जावेद मियांदाद क्या कह रहे हैं, सुने आप।
ऑनेस्ट आदमी है, वो खाने पीने वाला नहीं था, वरना बहुत कुछ कर लेता। तो मेरी तो अल्लाह से भी दुआ यही होती है कि या अल्लाह जो सही है वो सही है। बादल मैं क्या कहूँ बस, राइट, मेरे देखें आपने आंसू निकलवा दिए, राइट। तो नाज़रीन, आपने सुना जावेद मियांदाद किस तरह इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो रो पड़े बात करते हुए, जावेद मियांदाद रो पड़े। उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि वो ऑनेस्ट आदमी है, मैं उसे जानता हूं। ये वो आदमी है जिसने इमरान खान के साथ लंबा टाइम गुजारा। क्रिकेट में पैसा बनाना सबसे आसान था। इमरान खान ने अगर पैसा बनाना होता तो अपने मुल्क का नाम बेच के बड़े आराम से पैसा बना सकता था, लेकिन जावेद मियांदाद ने कहा कि वो बहुत ऑनेस्ट आदमी था, बहुत ईमानदार आदमी था, मैं उसे जानता हूं। क्या फर्क पड़ेगा अगर उसे बाहर निकालेंगे? क्या पाकिस्तान को खा जाएगा? जावेद मियांदाद रोते रहे, बिलक के वो ये बात करते रहे और तकलीफ उनकी नजर आ रही थी। ये भी एक साबिक कैप्टन है और एक लेजेंड पाकिस्तानी क्रिकेटर है। जावेद मियांदाद ने आवाज़ उठाई, बाकी सबको भी आवाज़ उठानी चाहिए। अब देख लेते हैं ना जावेद मियांदाद का क्या बिगाड़ देगा सिस्टम। वो कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आपके अंदर का खौफ होता है। आपने 2 रोटी खानी है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, आपसे आपकी इज्जत कोई नहीं छीन सकता, कोई आपको उठाकर जेल में नहीं डाल सकता। अगर आज वसीम अकरम ये बात करते हैं, या इमरान खान ये बात करते हैं, या शुएब अख्तर ये बात करते हैं, या शाहिद अफरीदी ये बात करते हैं, या इंज़मामुल हक और मुश्ताक अहमद ये बात करते हैं, या आकिब जावेद ये बात करते हैं, बाकी प्लेयर्स, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े अरसे के लिए आपसे आपकी नौकरी छीन लेंगे, आपकी पोजीशन छीन लेंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप कौन सा को भूखे मर रहे हैं? इस लड़ाई में आपको उस आदमी का साथ देना चाहिए जिसका आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। सबको आवाज़ उठानी चाहिए इमरान खान साहब के लिए। जितने बाकी क्रिकेटर पाकिस्तान में रह गए हैं वो भी आवाज़ उठाएं। एक ना आरिफ अलवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। आरिफ अलवी साहब क्या बताते हैं इमरान खान साहब के बारे में, ये देखिए। वो कहते हैं जब मैं सदर था ना तो मुझे क्लेम किया जाता था कि तुम देखना इमरान खान का कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। ये कौन कहता था? ये फौजी कहते थे। मुझे भी ये कहा था उन्होंने। वो ये कहते थे कि जी 7% इमरान खान की मकबूलियत है, 93% हमारी मकबूलियत है। तो मैंने उन्हें ये कहा था, मैंने कहा जी इसको वाइस वर्सा कर लें, आप इसको उल्टा के देख लें, चक्कर कोई नहीं है। इमरान खान के बारे में आप गलत एस्टीमेट लगा रहे हैं, आप अगर निकालेंगे तो आप पछताएंगे। हाँ, अगर इमरान खान को आप अपना टाइम पूरा करने दें तो आवाम अगर नाराज़ होती है और वो वोट नहीं डालती अगली मरतबा, तो कोई और वज़ीर आज़म आ जाएगा, आपकी भी बात रह जाएगी। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती निकालेंगे, ये इमरान खान आपके गले की हड्डी बन जाएगा। ये मैंने 2020 में भी कहा, 2021 में भी कहा, 2022 में भी कहा। लेकिन जब मेरे सामने बैठ के बात की गई तब भी मैंने यही बात कही। लेकिन अब उन्होंने तजुर्बा कर लिया, मिसकैलकुलेशन हो गई और उसका नतीजा पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी फौज, पूरे इदारे सब भुगत रहे हैं अब। तो जनाब, जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो फिर मैंने उनको चैलेंज किया, यानी जिन लोगों ने आरिफ अलवी को कहा कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर आरिफ अलवी ने कहा जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो मैंने उनको चैलेंज किया कि इमरान खान का ही नाम लिया जा रहा है, बाकी लोगों के नाम लेने वाले कम होते जा रहे हैं। ये इमरान खान से इस कदर खौफजदा है कि कोई कहीं इमरान खान की शक्ल ही ना देख ले। ये साबिक सदर आरिफ अलवी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने ये बातें की हैं इमरान खान साहब के हवाले से। देखिए, तकलीफ बड़ी गहरी है। आप आज सर्वे करवा लें कि आप इमरान खान के साथ हैं या आसिम मुनीर के साथ हैं। आसिम मुनीर को 10% वोट भी नहीं पड़ेंगे, कहते हैं तो मैं करवा लेता हूं सर्वे। मैं एक सर्वे करवा लेता हूं, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उससे हम चेक कर लेंगे। क्योंकि जब हम सर्वे करवाते हैं ना, ये वाला वोटिंग वाला, तो उसमें इनके पास बॉट्स हैं। ये बॉट्स के जरिए से 2 नंबरी करते हैं और कोशिश करते हैं कि 10% पे, 15% पे, 20% पे आसिम मुनीर को ले आए। लेकिन अगर मैं सर्वे करूंगा ना कमेंट्स वाला, कि आप कमेंट के अंदर लिखकर बताएं, तो आप यहां पे कमेंट कर देना, मैं इसी पे चेक कर लूंगा। ये जो वीलॉग है इसको आप सुन रहे हैं, जो लोग नीचे इमरान खान लिखेंगे हम एक वोट काउंट कर लेंगे, जो लोग नीचे आसिम मुनीर लिखेंगे हम एक वोट काउंट कर लेंगे। हम आपको बता देंगे 1-2 वीलॉग्स के बाद काउंटिंग करके कि कितने वोट इमरान खान के हक में पड़े और कितने वोट आसिम मुनीर के हक में पड़े। पता चल जाएगा कि आसिम मुनीर इमरान खान के मुकाबले में कितने मकबूल हैं। याद रखिएगा, आपने सिर्फ इमरान खान या आसिम मुनीर लिखना है। अगर आप इमरान खान लिख के उसके खिलाफ भी बात करेंगे तो वो काउंट इमरान खान के हक में हो जाएगा। अगर आप आसिम मुनीर लिखकर उसके खिलाफ भी बात करेंगे तो काउंट आसिम मुनीर के हक में हो जाएगा। लिहाजा अगर आप इमरान खान को वोट करते हैं तो आप इमरान खान लिखेंगे, अगर आप आसिम मुनीर को वोट करते हैं तो आप आसिम मुनीर लिखेंगे, बस, और कुछ नहीं लिखना आपने। तो अभी ये वोटिंग का जो नतीजा आएगा ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो कहते नहीं मेरे लिए क्यों नहीं आवाज़ उठती आलमी सतह पे। यही प्रॉब्लम जो है आसिम मुनीर साहब का भी है कि इतनी कोशिश की, सारा कुछ किया, कोई मुझे हीरो मानता ही नहीं है। ना कोई नवाज शरीफ को हीरो मानता है, ना कोई जरदारी को हीरो मानता है। जरदारी को तो वैसे कभी हीरो बनना भी नहीं था, उसको तो सिर्फ पाकिस्तान में इक़्तिदार के मजे लेने थे। तो मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे तो उनके लिए आलमी सतह पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता था? मियाँ साहब का ये प्रॉब्लम है। वजह साफ है कि पूरी दुनिया को पता था कि मियाँ साहब करप्शन और लूटमार की वजह से जेल में है, और इमरान खान के हवाले से सब पे वाज़ेह है कि वो सियासी कैदी हैं, ना हक जेल काट रहे हैं। उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की बात की है।
पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बात की है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करती। तो नवाज शरीफ के और इमरान खान साहब के केसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाजरीन, सिंध में भी अब काम तेज़ हो गया। इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सुहेल अफरीदी तो अपना काम कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट भी देते रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते भी हैं वीकेंड पे, लेकिन ये वीकेंड से बनने वाली तारीख नहीं है। सुहेल अफरीदी को रोज़ाना जोर लगाना पड़ेगा और पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और जो इमरान खान साहब ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। जो स्ट्रीट मूवमेंट जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था, शायद ऐसा लगता हो सुहेल अफरीदी को कि स्ट्रीट मूवमेंट के बगैर ही वो 20-25 लाख आदमी निकाल कर ले जाएंगे। अगर तो उन्हें यह लगता है कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू किए बगैर वो 20-25 लाख आदमी निकाल कर इस्लामाबाद ले जाएंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी असेसमेंट गलत हो गई तो फिर इसका कसूर उनके ऊपर ही आएगा, क्योंकि इमरान खान ने कहा था स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, ये मेले नहीं लगाने जाके अलग अलग शहरों में, ये अलग चीज़ है। ये आप मोटिवेट करने के लिए लोगों को जाते हैं कि जनाब मैं आ गया हूँ, इमरान खान की बात करने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, इसमें आप एक एक बंदे की ड्यूटी नहीं लगा रहे, आप एक एक बंदे को इंगेज नहीं कर रहे, आप एक एक बंदे को बता नहीं रहे। ये आप जाते हैं सिर्फ खाना पूरी करके आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लोग इकट्ठे होते हैं इमरान खान के नाम पर, तो पहले भी इकट्ठे होते थे, अब भी इकट्ठे होते हैं, आइंदा भी इकट्ठे होते रहेंगे जब तक कि इमरान खान साहब इस कौम के लिए खड़े हैं। अब सिंध के अंदर काम तेज़ हो गया। वहाँ पे हलीम आदिल शेख ने काफ़ी रैलियाँ निकाली हैं, इंटीरियर सिंध के अंदर काफ़ी बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जा रही हैं कि 27 सितंबर को जो भी करना है उसके लिए अभी से तैयारियाँ तेज़ कर दी जाएँ। लिहाजा वहाँ पे अब तैयारियाँ तेज़ हो रही हैं। सिंध के अंदर भी, कराची में, बाकी जगहों पे अब एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती जाएंगी। मसला एक फंसा हुआ है लकी मरवत में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ विजुअल्स आए जहाँ पे चारसद्दा के अंदर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एंटी राइट फोर्स जो है उसकी तरबियत देख रहे थे। और मैंने देखा वो इतना ख़ास काम तो था नहीं, कोई इतना प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन वो पुलिस को तैयार कर रहे हैं लोगों को मारने के लिए, पुलिस को तैयार कर रहे हैं। लोग अगर एहतजाज करने के लिए आए तो आपने उनके ऊपर कैसे अटैक करना है, डंडे कैसे चलाने हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, पत्थरों का मुकाबला कैसे करना है। तो पुलिस को तैयार किया जा रहा है और हज़ारों पुलिस वाले खैबर पख्तूनख्वा में तैयार किए जाएंगे, बाहर से तैयार पुलिस वाले लाए जाएंगे। और बहुत मुमकिन है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब ने बात ना मानी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, कोई इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। लेकिन अगर इमरजेंसी नाफिज हो भी जाती है तो क्या ये अपने मकासद अचीव कर लेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में जितनी आग और गुस्सा है ना, ये सोच भी नहीं सकते। सिर्फ लकी मरवत और बन्नू में देख लें, पुलिस ने काम करना छोड़ दिया, और उसकी वजह यह है कि अब एक और पुलिस वाले को भी जबरी तौर पर अगवा कर दिया गया। पहले एक पुलिस वाला जो अमन कमेटी जो पुलिस की है उसका रुकन था, उसको अगवा किया गया। एक दिन पहले ये खबर आई थी। अब ये खबर आई है कि एक और पुलिस वाला है, उसके बारे में भी पता नहीं चल रहा। मोहम्मद दीन, वो अपने घर गया था, वो भी अगवा हो गया, कोई उसकी इतला नहीं मिल रही। तो इन्होंने बड़ा सख्त रद्दमल दिया और वार्निंग दी है कि फौरी तौर पर हमारे जो अमन कमेटी के पुलिस वाले हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ, वरना फिर आप पछताएंगे, हमारा रद्दमल ऐसा सख्त होगा। इससे पहले हमने देखा कि फ़ौज ने जब वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया तो फ़ौज को कहा गया यहाँ से चले जाएं, तो वो मेडिकल कैंप ख़त्म करके उनको जाना पड़ा। और जब फ़ौज मुख्तलिफ एरियाज़ में आई तो वहाँ से भी पुलिस वालों ने, मुसल्ला पुलिस वालों ने वहाँ से कहा कि फौरी तौर पे यहाँ से वापस चले जाओ और जाकर कश्मीर में लड़ो, यहाँ पे हम खुद दहशतगर्दों को संभाल लेंगे, आप दहशतगर्दी फैलाते हैं। तो उसके बाद जो है वो फ़ौज को वहाँ से जाना पड़ा। अब फ़ौज वर्सेस पुलिस हुआ है बन्नू में और लकी मरवत में। और ये जो है लकी मरवत के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो क्या बातें कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एक और जो रुकन लापता हुए उसके हवाले से तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे बंदे हमें वापस किए जाएँ। बन्नू पुलिस एहतजाज में इमरान खान पर होने वाले जुल्म का भी उन्होंने तस्करा किया। हम खलाई मखलूक से कहते हैं कि कायदे आज़म से लेकर इमरान खान तक जिन जिन लीडरों पर मजालिम ढाए गए और उन्हें जेलों में बंद किया गया, उसके पीछे कौन है? इस खुले आसमान तले बच्चा बच्चा जानता है कि ये सब कुछ फ़ौज करवा रही है। ये भी जनाब लकी मरवत पुलिस ने ये बात की है, बन्नू पुलिस ने ये बात की है। फिर बन्नू पुलिस ने जो बात की उसका मैं उर्दू तर्जमा आपको बता देता हूँ। मीर जमान मरवत उन्होंने कहा जी कि फ़ौज हमारे खिलाफ 780A के तहत यानी दहशतगर्दी के तहत कार्रवाई का मनसूबा बना रही है, लेकिन यहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये तरीका भी आजमा कर देख लें। ए पुलिस के जवानों, फ़ौज कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी पुलिस दीवार की तरह हमारे साथ खड़ी होगी? तो जवाब जो लोगों ने दिया वो बड़ा पॉजिटिव था वहाँ पे। लेकिन मामला ये है कि ये नौबत क्यों आ रही है? भाई फ़ौज और पुलिस का आमने सामने आना क्या मुल्क को सूट करता है? सूबे को सूट करता है? किसी एक इदारे को सूट करता है? बिल्कुल नहीं करता। वो ये कहते हैं कि एजेंसियां हमारे काम में मुदाखलत करती हैं, हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, वो छुड़वा कर ले जाते हैं, हमारा एसेट है, हमारा सोर्स है, इसको छोड़ दो। वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दों को लाकर बसाया जाता है और फिर उनके जरिए से यहाँ से मादनियात निकाल निकाल कर लेकर जाते हैं। मादनियात के ट्रक चलते रहते हैं, एम्बुलेंस नहीं चल सकती वहाँ पे।
वो कहते हैं बड़े अजीबो गरीब इश्यूज हैं जो पुलिस ने डायरेक्टली उनको विटनेस किया है, और वो बहुत सारी चीज़ों में फौजी अफसरान के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब ये तो फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या कोई अफसरान ऐसे हैं जो इस सारी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, या ये कोई पॉलिसी है, ये तो होना चाहिए ना। अब पुलिस वहां पे खड़ी हो गई है, तो पुलिस के बगैर आप सिस्टम को कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या आप इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि आप बहुत सारे पुलिस वाले मार देंगे, या बहुत सारे पुलिस वालों को जबरी तौर पे लापता करके इनकी तहरीक को कुचल देंगे? आप कुचल देंगे, दोबारा खड़ी हो जाएगी। ये ठीक नहीं हो रहा। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के पास होता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसका सोल्यूशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। अवामी मुंतखब नुमाइंदों को मौका दिया जाए कि वो पुलिस से भी बात करें, सेक्टर कमांडर से भी बात करें, वो कोर कमांडर है उससे भी बात करें, सारों को बिठा के मामला तय करें, हल करके SOPs बनाए, पुलिस को उनके इख्तियारात दिए जाएं, फिर उनके काम में कोई मुदाखलत ना करे। पूरी दुनिया में फौज पुलिस के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। फौज की जरूरत नहीं है कि वो आए और अगर पुलिस को बताए कि ये करना है और ये नहीं करना। ये पूरी दुनिया में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में हम ये होता हुआ देख रहे हैं। तो ये लकी मरवत की नादरीन सिचुएशन थी। यूनिवर्सिटी वाली खबर पे वापस आ जाएं और पिम्स अस्पताल वाली, ये 2 बड़ी खबरें आई पिछले एक हफ्ते में। पिम्स अस्पताल वाले मामले में अभी तक जो ताकतवर लोग हैं उन्हें नहीं हटाया गया ओहदों से, वो अभी तक वहीं पे बैठे हुए हैं। किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, सिर्फ एक सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया गया, और वो भी ना 3 में ना 13 में। जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अभी तक बच्चों की मुकम्मल तादाद भी नहीं बताई गई। मुस्तफ़ा कमाल है, वो ऐसे ज़हनी मरीज़ की तरह रिएक्ट करते हैं, वो हर एक के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो हर एक को पै जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर का वो मरीज़ है, उसको तो अस्पताल में दाखिल करवाना चाहिए, उसको अस्पतालों के ऊपर इंचार्ज बना दिया। वो हर एक के ऊपर अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, उन्हें सब्र ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। और वो एहसानात जितला रहे हैं, यहाँ पे आके टाउट्स बैठ के बयानियाँ बनाते हैं, जी क्या हो गया? और भाई लोगों के बच्चे मर गए और जल के मर गए। आपके किसी के बच्चे को कुछ हो जाए ना, तो आप अस्पताल के बाहर सारा दिन बैठे रहते हैं। बच्चे को तकलीफ पहुंचती है तो माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है। आपने तो बच्चे मार ही दिए उनके, और वहाँ कोई सिक्योरिटी के इंतजाम ही नहीं थे, हिफाजत के इंतजाम ही नहीं थे, ना फायर सिक्योरिटी का कोई सिस्टम था, ना कुछ और था। वहाँ पे सारा कुछ ही बेड़ा गर्क था। वो सवाल उठाते हैं तो आपने वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पुलिस भिजवा दी है कि जनाब कोई माँ कोई बाप किसी से बात ना कर सके। भाई पुलिस वहाँ भेजने का मकसद क्या है? एक इंसिडेंट हुआ है, फायर ब्रिगेड भेजनी थी, रेस्क्यू भेजना था, टाइम पे भेजना था, चीज़ें ठीक करनी थी। इनके पास हर मसले का हल है, भारी नफरी पुलिस की वहाँ पहुँचा दो, खबर को दबा दें, मामला कंट्रोल कर लें। इसके अलावा इन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलवाने की खबर आई है, खालिद है वहाँ का डायरेक्टर, उससे बात की है मेरे कुछ मीडिया के दोस्तों ने, तो उसने कहा जी नहीं बच्चे अभी हमने नहीं निकाले। ये नहीं हो सकता बच्चे वो फ्यूचर में निकाल दें। वो ये कह रहे हैं कि इंटरनल इंक्वायरी कोई उनकी चल रही है, लेकिन अभी उन्होंने बच्चे निकाले नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है, और इस पर जो ड्यूटी है वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस की है, कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देना, ये बच्चों को हौसला नहीं पकड़ने देना, और इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं होने देना। और बड़ा गुस्सा है इदारे के अंदर, जनाब हमारे कर्नल के गिरबान को हाथ डाला गया। भाई गुस्सा तो इस बात पे होना चाहिए था। अब यहाँ पे एक खातून है जर्नलिस्ट अस्मा शौकत, उनके साथ बहुत बदतमीजी की गई है कौमी असम्बली के अंदर, और जो बदतमीजी करने वाला है वो DG मीडिया जफ़र सुल्तान है। अब वो अपने घर से किसी मर्द को लेकर आए जो आकर पहले डंडे के साथ DG को मारे और आके डायरेक्टर के ऊपर अटैक करे, बाकी लोगों को डंडे के साथ मारे, और जब वो रोके तो वो हवाई फायरिंग करे। तो आप सारे कहेंगे बहुत गैरत का मुजाहरा किया, कमाल काम कर दिया, क्योंकि उसकी घर की खातून जो है उनको वहाँ पे हिरासा किया गया था। फिर तो आप ये इजाज़त जो अभी बदतमीजी की गई हाल ही में अस्मा शौकत साहिबा की, उनके घर वालों को भी इजाज़त दें कि वो आए आगे असेंबली में पहले फेंटा लगाएं, फिर हवाई फायरिंग करें और फिर चले जाएं। भाई जो कर्नल ने किया वो इंतहाई नामुनासिब था। एक तो यूनिफॉर्म पहन के पिस्तौल लेके जाना नहीं चाहिए था। भाई गया तो वहाँ पे पुलिस खड़ी है, आप दफ्तर के अंदर चले जाएं और पुलिस को बोलें कि वो बातचीत करें और वो स्टूडेंट को ठंडा करें। और किसी एक जगह पे कोई एक मंजर हमने ऐसा नहीं देखा जहाँ पे जो एहलिया हैं कर्नल साहब की, उनको कोई मार रहा हो या दबा रहा हो। और ये हमने बहुत देखा कि वो सबको हरासा कर रही थी, और वो सुल्तान रई बनी हुई थी कर्नल के आने से पहले भी। फिर सुल्तान रई साहब को सुकून आ गया जब वहाँ पे मुस्तफ़ा कुरैशी कर्नल साहब के रूप में पहुँचे और उन्होंने आके अपना एक्शन शुरू कर दिया। वो बहुत ही अजीबो गरीब सूरत हाल थी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।